क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोबर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे 22 दिसंबर करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसमें सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। हमारा जो एकमात्र ऑफिशियल नंबर है 9650347272, इस पे अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं 22 दिसंबर के, वो जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं किसके, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, वो हैं ये वाले। ठीक, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। आपने एनर्जी सौर ऊर्जा के थ्रू बना ली, अब वो किसी किसी बैटरी में स्टोर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। उसी संबंधित यहाँ पे देखेंगे। सैक्रिलेज इन इन सिखिज्म, सिख धर्म में अपवित्रता, या फिर इसको बेअदबी भी बोलते हैं, बेअदबी, बेअदब होना। ठीक है। सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा का जल होता है उसका संचयन करना। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुराज्य सहकारी समितियां। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, माल्या टाइप। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग। सेंसरशिप जो यूएई में है वो कम कर दी गई है, हटा दी गई है। क्यों हुआ है देखेंगे, यूएई के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे यहाँ पे। गैब्रियल बोरिक, ठीक है ना, चिली के जो है प्रेसिडेंट बनेंगे, अभी दुनिया के सबसे छोटे उम्र के जो है प्रेसिडेंट बनेंगे। स्किल डेवलपमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, जो बेरोजगार युवाओं हैं तो उनके लिए कौशल विकास की क्या स्कीमें चलाई जा रही हैं, क्या क्या है, सब कुछ जानेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित। देखिए यहाँ पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। ठीक है, तो एनर्जी हमने यहाँ पे बनाई सोलर या फिर जो है रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय जो है ऊर्जा या फिर नवीनीकरण ऊर्जा जो है विंड एनर्जी के थ्रू बनाई एनर्जी, और उस एनर्जी को बैटरी में स्टोर कर लिया। ऐसे सिस्टम को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहा जा रहा है। ठीक, और इसको कर कौन रहा है भाई साहब, इसको जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये अवार्ड इसने अभी दिया है एक टाटा पावर सोलर सिस्टम्स को छत्तीसगढ़ में राजनंदगांव में, कि भैया 100 मेगावाट का एसी सोलर ऑल्टरनेट करंट वाला जो है आप एक सेटअप करिए पावर सिस्टम। ठीक है ना, और बैटरी एनर्जी जो है स्टोरेज सिस्टम, इसको पूरा आपको सेटअप करना है। ठीक, लोकेशन पता चल गई, किसे मिला है वो पता चल गया, किसने दिया है वो भी आपको पता चल गया, यही फैक्ट्स पूछे जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे एक तरीके से ये डिमॉन्स्ट्रेट भी करेगा कि किस तरीके से लार्ज बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो है सोलर पावर इन सबको प्रोवाइड कर सकते हैं जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है, देखो जैसे कहा जाता, मजाक में हम लोग पहले कहते भी थे कि यार दिन में तो चलो सोलर चलने वाली आपने कोई चीज़ चला ली, लेकिन जब सूर्य अस्त होगा तो क्या करोगे, तब तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे ही है कि सूर्य सौर ऊर्जा को यहाँ पर आप दिन में बनाओ, उसको यूज़ भी करो। ठीक, और जो है उसको बैटरी में स्टोर भी कर लो। जब रात शाम को पीक आवर से ज़्यादा डिमांड होती है, लाइट वाइट जलानी पड़ती है, तब आप उसको यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये इसके लिए काम आएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये विश्व बैंक के द्वारा जो है आपका सपोर्टेड है। ठीक, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं, नवीकरणीय ऊर्जा वाले जो है उसके जो है सपोर्ट कर रही है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन जो है। ये शेड्यूल ए, ठीक है ना, सीपीएसयू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत। ठीक, अब देखो जो ये प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को कौन कर रहा है, सोलर आपका एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये किसमें जो है आपका प्रमोशन करता है, डेवलपमेंट करता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो ये कह देगा कि भैया ये वाली जो कॉरपोरेशन है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, इस पे एक स्टेटमेंट बना देगा। दूसरा बता देगा कि ये सिर्फ सोलर का करता है, नहीं विंड एनर्जी का भी करता है। ध्यान से समझना, ये आरी बेस्ड स्टोरेज सिस्टम वो तो करा ही रहा है, तो अभी आपने देखा पढ़ा ही। ठीक है, स्टोरेज सिस्टम इस टाइप के बनाता है। साथ ही साथ फ्लोटिंग सोलर हो गया, ट्रेडिंग ऑफ पावर भी करता है। अगर स्टेटमेंट ये दे दे कि भैया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पावर जो ऊर्जा उसने बनाई उसकी ट्रेडिंग भी करता है, तो आप कहेंगे नहीं यार करता है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे पढ़ा है तो आप कर लोगे। कंसल्टेंसी इमर्जिंग एरिया जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन अमोनिया हो गया, वेस्ट टू एनर्जी हो गया।
तो इन सब के लिए को भी प्रमोशन और डेवलपमेंट करता है सोलर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। ठीक, इसी तरीके से पढ़िए, जहाँ ध्यान देने की जरूरत है वो भी मैं बताता चलता हूँ आपको, तो उसको पे भी ध्यान दीजिए। आज आप लोग का होमवर्क ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी वेबसाइट पे जाओ, अबाउट अस पढ़ो। ठीक, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन्वॉल्व उनको पढ़ो, और इसमें प्रोग्राम स्कीम कोई चल रही है उनको पढ़ो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस से संबंधित हो सकते हैं उनको भी जरूर पढ़िए। ठीक, होमवर्क पता चल गया, कर लेना। और देखो अपना जो अगला टॉपिक है वो है सिख धर्म में अपवित्रता। देखो अभी क्या हुआ कि एक व्यक्ति घुस गया जो है आपका गोल्डन टेम्पल में, और वहाँ पे जाके गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको कि सिख समाज के लोग जो है एक लिविंग गुरु की तरह मानते हैं, जीवित गुरु की तरह मानते हैं, उसको उसने फाड़ने की खत्म मतलब उसके साथ बेअदबी करी, अपवित्रता करने की कोशिश करी, तो उसको जो है लिंच कर दिया गया, जल मार वार दिया गया, वो मर गया। ठीक, तो और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट जो है कपूरथला में भी हुआ, लेकिन वहाँ पे ये कह दिया गया कि नहीं बेअदबी नहीं हो रही थी, खैर उसको भी जो है वहाँ पे। तो भैया अपवित्रता सिख धर्म में होती क्या है, इस पे बड़ा जो है डिबेट चालू हो गई। ठीक है ना, और इस पे इसको मतलब बेअदबी भी बोलते हैं, बेअदबी। ठीक है, और क्योंकि यही गुरु ग्रंथ साहिब जो एक बुक है, होली बुक है सिख समाज के लिए, उसको ये लिविंग गुरु मानते हैं। ठीक है, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो पंजाब पुलिस जो है इसमें सेक्शन 2 लगाती है, 295 और 295A। 295 कहता है 2 साल की सजा होगी, और ये इसलिए सजा दी जाती है क्योंकि आपने कुछ जो है डिस्ट्रक्शन डैमेज करना चाहे किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को, या फिर एनी ऑब्जेक्ट हेल्ड सेक्रेट, पूजा स्थल या किसी भी वस्तु को अब पवित्र माना जाता है, उसका विनाश क्षति या अपवित्र करने की कोशिश की गई तो 295 जो कि इंडियन पीनल कोड की धारा, उसको लगाया जाता है। दूसरा जो सेक्शन लगाती है पंजाब पुलिस, वो भैया यही तो चल रहा ना ये डिबेट कि जो है क्या क्या आप अपवित्रता के लिए लगाते हो, तो धारा 295A, इसमें कहा जाता है नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझ के दुर्भावनापूर्ण इरादे, मतलब आप जानते हैं कि ये पर्टिकुलर समाज की कोई धार्मिक भावना है, उनको ठेस जानबूझ के आप, या फिर आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, अगर ऐसा करते हो तो आपको 295A धारा के अंतर्गत जो है 3 साल की सजा हो सकती है। अब इसमें जो है 2015 में एक जब 295A जोड़ा गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए, बेअदबी के लिए, सैक्रिलेज के लिए, आपका अपवित्रता के लिए, इसमें इन्होंने ये कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा अगर सैक्रिलेज करते हो तो, गुरु ग्रंथ साहिब का। ठीक, हालांकि ये पास नहीं हो पाया था। उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर रहे हो यार, हमारे भारत जो देश है उसमें सेकुलरिज्म की बात होती है, पंथ निरपेक्षता की बात होती है, तो सिर्फ एक धर्म की बात नहीं हो सकती। सेकुलर स्पिरिट के खिलाफ है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो होम मिनिस्ट्री ने इसको वापस कर दिया था, और प्रेसिडेंट का जो है भी एसेट नहीं मिल पाया था, तो इसको फिर अब दोबारा से 2018 में अभी जो है इसको वापस लाया गया था, और इसमें कहा गया था जितनी भी रिलीजन है सबकी होली बुक्स को जो है सेक्रिलेज ना किया जाए, वो तो तब ये फिर से लॉ लाया गया। हालांकि वो उस लॉ को भी कभी भी ये इनैक्ट नहीं हो पाया, फाइनली जो है आपका ये कानून नहीं बन पाया, बिल आया था लेकिन कानून नहीं बन पाया। ठीक, समझ में आ गई बात। तो अपवित्रता क्या है, 295A क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। अब क्या है कि हमें शहरी विकास करना है। शहरी विकास समझ रहे हो, जो शहर में अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वार्ड मेंबर और ये सब होते हैं, ठीक, तो उसका विकास करना, सतत विकास करना है। ऐसा नहीं कि अभी सारी रिसोर्सेज खा गए और फिर कल के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो ऐसा है कि रिसोर्सेज का यूज़ करते भी रहो, साथ ही रिसोर्सेज दोबारा जो है आती रहें वो लगातार, उसके लिए भी हमें काम करना। सेवा वितरण कार्यक्रम भी, सर्विस डिलीवरी जो भी देना है, मान लीजिए आपको जो है पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है, ये सब भी जो है सतत रूप से चलती रहे। इसके लिए क्या किया जा रहा है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में मिलकर एक पॉलिसी बेस्ड लोन अप्रूव कराया है $350 मिलियन का। ठीक है ना, पॉलिसी बेस्ड यानी नीतिगत जो है कुछ ऋण लिया है, ऋण मतलब वापस करना है ब्याज के साथ में। और ये इसका उपयोग यही होगा भैया कि अर्बन सर्विसेज इंडिया में जो है बेहतर करी जाएंगी, और परफॉर्मेंस बेस्ड सेंट्रल फिस्कल ट्रांसफर होगा, मतलब कि किसी अर्बन लोकल बॉडीज ने ये दिखाया कि हाँ भैया जो पैसा इसके लिए लिया था उसमें हमें परफॉर्मेंस आउटकम बढ़िया दिया है, तो उसके बेसिस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ फिस्कल ट्रांसफर और कर देगी, मतलब परफॉर्म करो तो मिलेगा। पहला सब प्रोग्राम जो है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम के अंतर्गत
इसमें यही है कि भाई साहब जो भी एसेंशियल पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, अभी दे दी गई हैं, और आगे आगे जैसे जब होगा, अगर स्पेसिफिक रिफॉर्म एक्शन चाहिए तो स्टेट अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो कुछ बताएंगी, तो उसको सेकंड सब प्रोग्राम में जोड़ लिया जाएगा। एडीबी जो है इसमें, अब देखो पैसा दे रही तो कुछ बताएगी भी ना, तो वो बताएगी भैया कि क्या नॉलेज है, ज्ञान बांटेगी यहाँ पर, और एडवाइजरी सपोर्ट भी जो है इसमें देगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स को, महुआ को, कि कैसे प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करना है, निगरानी करनी है, सलाह करनी है और मूल्यांकन करना है। तो ये सब ईडीबी बताएगी भी। नीतिगत लोन दे रही है, ध्यान रखना, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जब बारिश हो तो वो पानी को आप इकट्ठा करो, नाली में सीधे क्यों जाने दे रहे हो, और वो पानी इकट्ठा करके आप जो है यहाँ पे फिल्टर लगा के मेन टैंक में जो है आप स्टोर कर लो। अब फिर उससे आप चाहे गार्डन में, बगीचे में पानी डालो, चाहे उससे कपड़े साफ करो, चाहे टॉयलेट साफ करो, चाहे कार वॉश करो, और जो भी है मतलब, या फिर ग्राउंड वाटर में छोड़ दो। तो ये जब पानी रोक पाओगे तभी तो, नहीं तो नाली में चला जा रहा है, क्या करो होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर जल जो है आपका वर्षा जल संचयन बोला जाता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है जल शक्ति के, उन्होंने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को कि भैया क्या काम हो रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। तो उन्होंने कहा देखिए, वैसे तो जल जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत जो शेड्यूल 7 है, ठीक है, अनुसूची 7 है, उसके अंतर्गत जो है 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में वाटर जो है एक सब्जेक्ट आता है, मतलब स्टेट जो है इस पे वाटर पे कुछ लॉ बना सकता है डायरेक्टली, स्टेट की विधानसभाएं या फिर विधान परिषद जो है, ठीक। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स लिए हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके वैज्ञानिक रूप से, और इसका एक एग्जाम्पल जो है वो है वाटरशेड प्रिंसिपल, ठीक। वाटरशेड प्रिंसिपल जो है आपका ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है, तो वाटर जहाँ से भी आके, मतलब कई जगह से जहाँ पे जो ढलान ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आता है, ठीक। तो यहाँ से पानी कुछ ना कुछ स्ट्रीम से जुड़ रही होंगी ना, तो इन सारे एरियाज को हम क्या करें, यहाँ इकट्ठा कर लें कुछ, ठीक, टैंक बना ले, और पानी जो है कुछ यहाँ गड्ढा खोद के बढ़िया तालाब बना लिया, तो ये पानी आए यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये सीधे यहाँ पे चला नहीं गया फिसलता हुआ, कुछ यहाँ पे जो है हमने और डैम एम छोटे बहुत बैराज वैराज बना लिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, पानी इकट्ठा होने से हम उसको सिंचाई के लिए और भी उपयोग के लिए कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग घरों में भी कर रहे हैं, और जहाँ पे जरूरत हो सकती है वाटरशेड प्रिंसिपल पे हम हर जगह काम कर रहे हैं। ये ऐसा बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ठीक। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि महुआ जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, उसने कुछ गाइडलाइन लाए हैं इससे संबंधित, जैसे कि यूनिफाइड बिल्डिंग बाई लॉज बिल्डिंग दिल्ली में 2016 की, मॉडल बिल्डिंग ऐसी बनाओ कि भैया वाटर हार्वेस्ट हो तो भी तो सके, रोक तो पाओ, तो उसी के लिए गाइडलाइन सब दी गई हैं। ये इन्होंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, हालांकि इस वाटर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ध्यान रखना, ठीक। और एडुकेट फोकस ये है कि भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लाओ, वाटर कंजर्वेशन, वाटर संरक्षण को बढ़ावा दो। स्टेट्स भी अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी इसमें काफ़ी काम किया है, जैसे कि राजस्थान ने काम किया है, किस नाम से, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन नाम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर कंजर्वेशन को बढ़ाया है। वैसे महाराष्ट्र ने क्या, किस नाम से, जलयुक्त शिविर के नाम से किया। गुजरात ने सुजलम सुफलाम अभियान से, तेलंगाना ने मिशन काटिया, ठीक। आंध्र प्रदेश ने नीरू चेट्टू से, ठीक। बिहार ने जो है स्कीम चलाई है वो जल जीवन हरियाली। ये ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लेगा मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ध्यान रखना। हरियाणा ने जल ही जीवन, और तमिलनाडु में जो है मरम्मत स्कीम जो है आपकी तमिलनाडु ने चलाई है। इसको इसी प्रकार याद कर लेना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है, वाटर कंजर्वेशन या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कौन सी स्टेट की कौन सी पॉलिसी है, ठीक। ये चीज़ हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो जनरल स्टडीज पेपर 3 इससे संबंधित है, इकोनॉमी से, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, ठीक। सहकारी समितियां आपको मालूम है बिल्कुल कि नहीं, कई लोग मिलके जो है आपका सिंगल इंडिविजुअल मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जैसे कि अमूल किससे संबंधित है, डेयरी से। कई सारे आपने सहकारी बैंक का नाम सुना होगा, ठीक है ना, बैंक का नाम लिखा होगा। तो ये कई सारे जो ये सहकारी समितियां हैं, ये या तो एक स्टेट में काम करती है, मान लीजिए यूपी में कर रही है, या फिर जो है कई जगह उनकी ब्रांचेस हो गई, यूपी में, दिल्ली आपका जो है एमपी में, हर जगह।
तो ये इस टाइप की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो बहुराज्य सरकारी समितियां कहलाती हैं, और उनको जो है रेगुलेट किया जाता है किस अधिनियम के अंतर्गत, जो कि 2002 में आया था। ठीक, अभी जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं और हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि हम कुछ संशोधन करेंगे आपके MSCS एक्ट में 2002 वाले में, क्योंकि इसमें कई सारे जो है कमियां हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कि कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पता है शुगर से संबंधित है, मिल्क से संबंधित है, मिल्क यूनियन है, बैंक से संबंधित है, तो उनके मेंबर्स और उनके एरिया में जो है ऑपरेशन को स्प्रेड करने के लिए एक से ज़्यादा स्टेट अगर लगता है तो उसको हम बहुराज्यीय जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि करीबन जब से लॉ ये इनेक्ट हुआ 2002 में, तब से 1479 सोसाइटी रजिस्टर पंजीकृत हुई हैं, और जिसमें कि 9 जो है डी रजिस्टर भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये एक फैक्ट याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश पे और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। ध्यान रखना, ये पूछ सकता है। क्रेडिट सोसाइटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड है। क्रेडिट सोसाइटी जो मतलब लोन वोन देती हैं, जैसे कि जिनका नंबर है 610। उसके बाद एग्रो बेस्ड हैं, जैसे कि शुगर मिल हो गई, स्पिनिंग मिल हो गई, कपड़ा वपड़ा बनाने वाली, और तो ये 244 है। ठीक है ना। अगर स्टेट में देखो, महाराष्ट्र होगा, यूपी होगा, फिर दिल्ली हो गया। और अगर सोसाइटी की कैटेगरी वर्गीकरण के हिसाब से देखा जाए तो क्रेडिट सबसे ज़्यादा है, फिर एग्रो बेस्ड है, फिर आपका जो है कई सारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरीज हैं। ठीक, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो इस तरीके से CADC करके आप याद कर सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। और व्हाई डज द गवर्नमेंट प्लान टू अमेंड द एक्ट? देखिए, अमेंड इसलिए किया जा रहा है कि लैक ऑफ डे टू डे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है ऐसी सोसाइटीज़ पे। हालांकि जो किसी एक स्टेट में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है उसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट कर लेती है उनके ऊपर कंट्रोल, लेकिन जो मल्टी स्टेट है, मतलब बहुराज्यीय जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए कोई लॉ कोई रेगुलेशन ढंग से है नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए आले संशोधन लाकर मल्टी स्टेट वालों के ऊपर भी रेगुलेशन सरकार का हो सके, इसलिए लाया जा रहा है। अगला जो टॉपिक है वो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर, भगौड़े आर्थिक अपराधी, जैसे कि नीरव मोदी, ठीक है ना, आपका मेहुल चोकसी और आपका ये माल्या, ये सब जो है ये विलफुल आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं। मतलब इन्होंने आर्थिक रूप से जो है कुछ अपराधी वाले कारण किए हैं, बैंकों का पैसा लेके भाग गए बहुत ज़्यादा, और ये जानबूझ के भागे हैं कि इनके किए हुए अपराध के लिए इनको सजा भारत में ना दे दी जाए इसलिए, और वापस आ नहीं रहे, तो उनको फिर बोला जाएगा भगौड़े। ठीक, तो ये है कि आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। और ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए का जो है आप जो है अपराध करके भागे हो, तो ये भी एक मान्यता हो गई है इन लोगों के लिए। हालांकि 100 से इन लोग का जो है पेट नहीं भरता, हजारों करोड़ रुपए जो है इन लोगों ने जो है गबन किए हैं और भाग गए हैं इंडिया से, ताकि इनको जेल में डाल के इनके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। तो अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया लोकसभा में कि भाई साहब, हमने नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, इन सब के एसेट को, संपत्तियों को सेल करके करीबन 13,109 करोड़ रुपया जो है रिकवर कर लिया है, और बैंकों ने रिकवर कर लिया, ये चीज़ बताई गई है। ठीक, और इसमें से यह भी कहा गया है कि माल्या के एसेट जो है 792 करोड़ उनको बेच के 792 करोड़ भी बैंकों को मिल गए हैं। ये मिनिस्टर का तब ये आया कमेंट जब वो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की बात चल रही थी, अनुपूरक अनुदान मांगों की दूसरे बैच की बात चली, तो फिर से जो है आपकी केंद्र सरकार जो है पैसा ले रही है, तो उसके लिए पार्लियामेंट से उसको लेना पड़ती है अनुमति। तो उस भी डिस्कशन के दौरान उन्होंने बताया। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट आया था आपका, ये जुलाई 31, 2018 को लागू हो गया था। ठीक, इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई साहब, कि जो भी इस तरीके के आर्थिक अपराधी है, वो भारत के लॉ, भारत में उनको सजा ना मिल जाए ये छोड़ के जो भाग गए हैं, ठीक, इंडियन कोर्ट्स को, और फिर वापस नहीं आ रहे, तो वो जो है विलफुल और जो है फ्यूजिटिव भगौड़े साबित, उनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कहा जाएगा। ठीक, और 100 करोड़ रुपये तक का इनको जो है गबन करना चाहिए, और इंडिया से जो है बच के भागनी चाहिए। ठीक है, कि वापस भी ना आए बुलाने पर। ये भी स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। हालांकि स्पेशल कोर्ट जो बनाई जाएगी वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंतर्गत एक वैधानिक निकाय होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। तो यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट बनाई जा रही है भाई साहब, वो प्रिवेंशन ऑफ
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत बनाई जा रही है, जो कि ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के केसेस को देखती है। ठीक, जो भी डिक्लेयर किया गया उसका करेगा। फिर अटैचमेंट और प्रॉपर्टी हो सकता है भाई साहब, जो भी अब यहाँ से तो चलेगा, जो प्रॉपर्टी वो तो ना साथ में बांध लोगे, तो वो उसको बेच बाच के जो है बैंकों का पैसा अदा होता है। ठीक, और साथ ही साथ अपील, अगर मान लो इस स्पेशल कोर्ट ने कोई अवार्ड मतलब कोई जो है डिसीजन दिया, उस पर आपको अपील करना, तो हाई कोर्ट जाओगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाओगे। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर अब जो है एक स्पेशल स्टेट भी नहीं रहा, जो है आपका ये क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। लेकिन ये यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका है यहाँ पर। तो इस विधायिका में कितनी सीटें किसकी होंगी, बढ़ेंगी घटेंगी, या फिर जो है किस तरीके से उसमें आरक्षण होना चाहिए, तो इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया गया था न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में। ठीक, तो परिसीमन आयोग जो है अगर आप पढ़ोगे तो ये आर्टिकल कौन सा है, 82 के अंतर्गत बनाया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखना, ये वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि ये परिसीमन आयोग हमेशा रहेगा और हम बता रहे हैं कि होना चाहिए। परिसीमन आयोग को बनाने के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाता है और टाइम टू लॉ बनाता है। जब लॉ बनाता है तब ये आयोग जो है ग्राउंड लेवल पे आता है, पिक्चर में आता है। तो इसलिए ये एक वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है, ध्यान समझना। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जरूर याद रखिएगा, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने जो न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो परिसीमन आयोग है, उसने उन्होंने कहा है कि भाई साहब ऐसा है कि 16 सीटें तो हम करेंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है रिजर्व यूनियन टेरिटरी में, और 16 में जो है एसटी के लिए 9 सीटें होंगी और एससी के लिए 7 सीटें होंगी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर ये जैसे अलग अलग है इसमें, तो जम्मू में 6 सीटें बढ़ा दी हैं और कश्मीर में पहले से 1 सीट बढ़ा दी है। ठीक, लेकिन ओवरऑल जो सीट का डिवीजन है तो वो कश्मीर में है 46 और जम्मू में है 37। ध्यान रखना, ये कश्मीर जो है इसमें अभी द कमीशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब इन्होंने ये नहीं बताया, सीटें तो बता दी हैं 16, लेकिन ये नहीं बताया कि किस जिले में SC ST की सीटें रिजर्व करी गई हैं। और ये सब जो परिसीमन आयोग ने जो डेटा उठाया जनसंख्या का, ये उठाया है 2011 के सेंसस से। ठीक, और इसमें यह बताया गया है कि 2011 के सेंसस में कि कश्मीर में आपका 68.8 लाख जनसंख्या है और वहीं जम्मू में 53.5 लाख जनसंख्या है। जो अभी मसौदा दिया गया है प्रपोजल, उसमें 9 सीटें वो मैंने आपको बता दिया। कश्मीर में अब जो है 90 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जो कि पिछले 87 सीटों से 3 की बढ़ोतरी हो गई है। पूरे जो जम्मू एंड कश्मीर में जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, जो विधानसभा होगी 90 संसदीय सदस्यीय हो जाएगी अब। ठीक, हालांकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ रिएक्शन आया कि भैया जम्मू में आप सीटें आपने ज़्यादा बढ़ा दी, कश्मीर में आपने कम कर दी, और मतलब कम बढ़ाई। ठीक है ना, और कई लोग ने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट का भैया अभी एक केस आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि परिसीमन आयोग नहीं होगा, जो स्थिति बनी हुई है उसको वैसे ही बने रहने दीजिए, स्टेटस को मेंटेन करिए। लेकिन फिर भी आपने बना दिया, और अगर आप बना रहे हो उसको 2011 के सेंसस पे, तो भाई साहब ये असंवैधानिक हो जाएगा फिर। तो ये काफ़ी मतलब इसकी इन्होंने जो अभी मसौदा ड्राफ्ट दिया है, अगर ये लागू किया जाएगा तो ये लागू हो नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के केस के अनुसार, क्योंकि उन्होंने कहा 2011 का डेटा आप नहीं उठाओगे। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। देखिए, सेंसरशिप यूएई ने कर दी है। यूएई एक वेस्ट एशियन कंट्री है। यूएई में ऑयल जो है बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, हालांकि कुछ सालों पहले तक ये बिल्कुल डेजर्ट था, फिर वहाँ पे ऑयल आ गया, ऑयल आया लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में ना होने के कारण अब इन्होंने ऑयल का मजा लेने के बाद बहुत ही चालाकी से, बहुत ही जो है चतुराई से, बहुत ही बढ़िया मैच्योरनेस दिखाते हुए टाइम से पहले कि ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाए, फिर हम सोचें कि भाई साहब क्या करना है, क्या कर रहे हैं ये, कि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अपनी इकोनॉमी में ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको हटाकर बाकी चीज़ों में भी जो है अपना पैर जो है मतलब अपना जो है वो अपना पैर जमाना चाह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अभी इन्होंने क्या है कि जब कोई मूवी रिलीज होती थी तो उसमें काफ़ी सेंसरशिप कर देते थे कि भैया इसमें सेक्सुअल कंटेंट है, भैया इसमें ये है वो है।
तो अब इन्होंने कहा कि सेंसरशिप खत्म। सेंसरशिप जब खत्म हो जाएगी तो लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई साहब, अब तो यहाँ पे हम फिल्में भी बना सकते हैं, फिल्में जो है यहाँ प्रमोट भी कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड भी ये हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक तरीके से निवेश बढ़ाएंगे। तो फिल्मी क्षेत्र में बड़ा एक अच्छा बड़ा निवेश होता है। जैसे कि अभी यूपी में जो है फिल्म सिटी बनाने की बात कही गई है यमुना एक्सप्रेसवे के बाद। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री है। इट इज़ नॉट कि खाली नाच गाना चल रहा है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इसमें निवेश होता है, तगड़ा निवेश होता है। तो इसलिए ये एक बड़ा कदम है यूएई का कि भाई साहब अगर ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस हटा रहे हैं तो उसमें भी ये बड़ा कदम हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने जो है अपना ये पीछे सेकुलर लीनिंग के भी कुछ रिफॉर्म दिए हैं, मतलब धर्मनिरपेक्ष झुकाव वाले सुधार भी किए हैं। जैसे कि अगर कोई दारू पी रहा है तो उसको गैर आपराधिक कर दिया है, कोई जो है आपका आउट ऑफ मैरिज कोहैबिटेशन कर रहा तो उसको भी गैर आपराधिक कर दिया है। ठीक, ऐसा नहीं कि उसको जो है टांग देंगे या फिर जो है इसको सजा देंगे। साथ ही साथ इन्होंने जो है अब 4.5 दिन का वीक कर दिया है। ठीक, मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे को आधा दिन काम करना होगा और सैटरडे संडे जो है छुट्टी रहेगी, वीकेंड की तरह रहेगा, जो कि वेस्टर्न एक जो वर्क होता है, टाइप होता है वर्क कल्चर, उसके अनुसार कर दिया है। तो ये सारे काम कर रहे हैं। इसराइल से भी हम लोगों ने पीछे टॉपिक पढ़ा था कि उसके साथ भी अच्छे रिश्ते कर रहे हैं। तो ये अपनी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम करते हुए इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, विभिन्न उसमें जो है पैर जमा रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल स्टडीज पेपर 2 से संबंधित इंटरनेशनल रिलेशन से। देखिए, गैब्रियल बोरिक एक वामपंथी लेफ्टिस्ट जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के एक जो है लीडर है, सिर्फ 35 साल की, और ये चिली जो कि साउथ अमेरिकन एक कंट्री, उसके यंगेस्ट जो है प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। दुनिया के वन ऑफ द यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर ये इसी साथ बन जाएंगे। भाई इतना ध्यान रखिए, गैब्रियल बोरिक जो है चिली के जो है प्रेसिडेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, और दुनिया में पॉलिटिकल लीडर्स जो है यंगेस्ट बनने वाले हैं। ठीक, आपको चिली देखिए, ये है आपका सैंटियागो, इसकी कैपिटल है, साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है, साउथ अमेरिका में है। ये आपका घिरा हुआ है, टच करता है किससे? पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना। यहाँ पे एक जो है पर्वतशिला जाती है, उस पर्वतशिला का नाम बताइए। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ, रॉकी है कि एंडीज है, इन दोनों में से कौन सा है ये आपको कंफर्म करके यहाँ पे कमेंट करना है। ठीक, जैसे क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं वैसे यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ। अगला जो हमारा टॉपिक है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए यहाँ पे जो है स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे। किसका? भैया जो बेरोजगार युवा है उनके लिए। ठीक, तो बेरोजगार है तो उनके अंदर कुछ स्किल की कमी है, तो स्किल का उनके अंदर विकास कर दो। इस चीज़ के बारे में जो मिनिस्टर जो है हमारे स्किल डेवलपमेंट वाले और एंटरप्रेन्योर वाले, तो उन्होंने लोकसभा में जवाब देते हुए, क्योंकि विंटर सेशन चल रहा है ना, तो उसमें बताया कि हमने कई सारे कदम उठाए हैं, चला रहे हैं कि भैया कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो लोगों को तकलीफ हुई है, लोगों की जो है नौकरियां गई हैं, तो उसमें हम कुछ स्किल का जो है उनके जो है इम्प्रूवमेंट कर दें, डेवलपमेंट कर दें और ट्रेनिंग करा दें, ताकि उनको फिर से रोजगार मिल सके। तो मिनिस्ट्री ने कहा, जैसे कि हमने कई सारे ऐसे माइग्रेंट्स थे जो वापस आ गए, जहाँ भी काम कर रहे थे वहाँ से वापस आ गए कोविड-19 के चलते, तो हमने एक स्कीम चलाई है, उनको मदद कर रहे हैं हम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत। और कई सारे स्टेट्स हैं जो कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के हैं। ये देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, ये ध्यान रखना। इसको मत समझ लेना कि ये रोजगार कल्याण रोजगार की बात हो रही, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। ठीक, ना ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ध्यान से सुनो, यहीं पे पूछेगा। ठीक, और इसके अंतर्गत जो ये 6 स्टेट हैं, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इसमें जो है 116 डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं माइग्रेंट्स हैं इस तरीके के, उनको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग कराई जा रही है स्किल इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है कई सारे कस्टमाइज क्रैश कोर्स भी करा रही है कि कोविड वॉरियर्स बन सकें, कोविड योद्धा बनाए जा रहे हैं। एक तरीके से ये जो है हेल्थ केयर संबंधित जो है नए 1 लाख कोविड वॉरियर बनने की बात करी जा रही है 6 हेल्थ केयर रिलेटेड जॉब रोल में, और इसका एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। भैया कोविड ओमिक्रॉन, मैं आप लोग से फिर से पुनः जो है आग्रह कर रहा हूँ, हल्के मत लेना। अभी आज की एक रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है कि डेल्टा वेरिएंट जो इससे पहले खतरनाक वेरिएंट था, उसका 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है। ओमिक्रॉन ज़्यादा तेजी से संक्रमित भी होता है। तो प्लीज़ स्टे सेफ,
जो है नियमित रूप से सैनिटाइजर का उपयोग करें, हैंड वॉश करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें, मास्क जरूर लगा रहे, भीड़ भाड़ से बचें। ठीक, ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। ऑनलाइन जब कराई जाती है स्किल ट्रेनिंग तो ई स्किल इंडिया पोर्टल पे होती है। और अगर लॉन्ग टर्म स्किल जो है इको जब कराते हैं, शॉर्ट टर्म की अगर स्किल ट्रेनिंग कराई जा रही है तो ई स्किल इंडिया पोर्टल, और लॉन्ग टर्म स्किल इकोसिस्टम में है तो भारत स्किल पोर्टल। ध्यान में समझ में आ गया ना, शॉर्ट टर्म ई स्किल पोर्टल पे वेबसाइट है, और लॉन्ग टर्म जानना तो भारत स्किल। भारत बड़ा है तो भारत बड़े वाले में लॉन्ग टर्म वाली स्किलिंग कराई जाएगी, ट्रेनिंग कराई जाएगी, ऐसे याद रखना। ठीक, समरी क्विक रिवीजन 22 दिसंबर का हम लोग चलो यहाँ पे फिर से एक बार कर लेते हैं। देखिए, एनर्जी को बना लेने के बाद उसको स्टोर कर लिया जाए तो कितना बढ़िया है। जब एनर्जी जनरेट नहीं हो सकती तब भी हमारे पास जो स्टोरेज है उससे हम यूज़ कर लेंगे। तो यही एक तरीका है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का, प्रणाली का, जिसको कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बढ़ावा दे रहा है कि इस तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी जो है, सोलर, विंड, इनके द्वारा हम उत्पन्न करें और उत्पन्न करने के बाद उसको जो है बैटरी में स्टोर कर लें, ताकि जब शाम को जब ज़्यादा जो है एनर्जी की जरूरत पड़े तब भी हम वहाँ उस समय भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। ठीक, तो ऐसा इन्होंने अभी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में डिस्ट्रिक्ट में जो है टाटा पावर को ऐसा एक 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट दिया है। सैक्रिलेज क्या होता है, सिखिज्म में अपवित्रता क्या होती है, तो देखिए इसको बेअदबी भी बोलते हैं। और सिखिज्म समुदाय में जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो होली बुक है, उसको ये लोग जो है हमारे भाई बंधु इसको लिविंग डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लिविंग गुरु मानते हैं, सॉरी, जीवित गुरु मानते हैं। तो अभी इसको कोई फाड़ने की कोशिश या फिर इसके साथ कोई बेअदबी करने की कोशिश करता है तो काफ़ी अभी देखा गया गोल्डन जो टेम्पल है हमारा अमृतसर में, वहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा था, उसको मार दिया गया। तो सैक्रिलेज के चक्कर में क्या होता है कि कुछ धाराएं हैं आईपीसी की जो पंजाब पुलिस लगाती है, जैसे कि 295 2 साल की जो है जेल होती है अगर आप किसी तरीके से प्लेस ऑफ वर्शिप और उसको जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो। 295A भी लगाती है जिसके अंतर्गत 3 साल की जो है सजा होती है अगर आप जानबूझकर और दुर्भावना के साथ में, बैड इंटेंशन के साथ में किसी भी धार्मिक समुदाय की जो है जो धार्मिक जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको आप आहत पहुंचाते हो तो 3 साल की सजा है। तो अब इसके साथ ही आज जो है कई बार पीछे कोशिश की गई है कि सैक्रिलेज या फिर जो है अपवित्रता दिखाने पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए, लेकिन वो फिर अभी तक पास नहीं हो पाया है। ठीक, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी सिस्टम में भाई साहब कुछ नहीं है। आपका जो है एडीबी जो है, ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे लोन लिया गया है और अर्बन एरियाज में जो है पॉलिसी बेस्ड, यानी कुछ नीतियां ऐसी चलाई जाएंगी कि वो उस लोन का जो है अच्छे से उपयोग हो सके। और इसके लिए एडीबी खुद भी जो है नॉलेज देगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देगा जो है अर्बन एरियाज में कि किस तरीके से आप चलाओ, और जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कराया जाएगा। ठीक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है यही होता है कि पानी जब बरसे तो आप घरों में ऐसा सिस्टम बनाओ कि पानी सीधे नाली में ना जाए, उस पानी का आप फिल्टर करके स्टोर कर लो, फिर उसको जो है गाड़ी धोने के लिए, बगीचे में पानी देने के लिए और भी कामों के लिए यूज़ कर सको। तो एक तरीके से वाटर संरक्षण है और आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पानी जो है सीधे जो चला जाता है, खराब हो जाता है, उसका उपयोग कर सकते हो। कई सारे स्टेट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोग्राम चलाए गए हैं, चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। ये है, देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान में नाम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर वाटर कंजर्वेशन कराया जा रहा है। जलयुक्त शिविर, आपका जो शिविर जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। सुजलाम सुफलाम अभियान गुजरात में, मिशन ककाटिया तेलंगाना, नीरू चट्टू आपका जो है आंध्र प्रदेश, जल जीवन हरियाली बिहार, हरियाली सॉरी जल ही जीवन है हरियाणा में, और कुड्डी मरम्मत स्कीम जो है तमिलनाडु। ठीक, और देखिए इसमें अगला जो हमारा टॉपिक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या है कि अगर किसी एक ही स्टेट में मान लीजिए कोई सहकारी समिति है, जैसे कि अमूल हो गई, डेयरी संबंधित हो गई, बैंकों संबंधित हो गई, तो वो तो चलो रेगुलेट हो जाती है। लेकिन जो एक्ट आपका लाया गया 2002, उसमें कई सारी कमियां, तो हम कुछ संशोधन करना चाहते हैं, ऐसा मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर जो हैं और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी ने बोला है। ठीक, क्योंकि क्या है कि जो ऐसे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि बहुराज्यीय या फिर एक से ज़्यादा स्टेट में काम करते हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल अच्छे से जो है सरकार का नहीं हो पा रहा है। ठीक, और यहाँ पे कुछ जो है एग्जाम्पल अगर आप समझें तो इसमें ये बताया गया है कि
सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, फिर यूपी में है, फिर दिल्ली में है। अगर आप वैसे देखो तो वर्गीकरण अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी किया जाए तो क्रेडिट सोसाइटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद एग्रो बेस्ड हैं, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जो है क्रेडिट बैंक्स हैं। ठीक है ना, जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बैंक्स। ठीक, तो ये बीच में थर्ड नंबर पे कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर से संबंधित यहाँ पे इन्होंने ये बताया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हमने 13,000 कुछ करोड़ रुपया जो है जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, जैसे माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, तो उनके नाम पे जो संपत्तियां थी उनको बेच के बैंकों ने रिकवर कर लिए। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स वो लोग होते हैं जो विलफुली जो है इंडिया में आर्थिक गबन करने के बाद कम से कम जो इसमें लिमिट दे रखी वो है ₹100 करोड़ रुपए का जो है कुछ घपला करके, और फिर भारत से में जो है उनको सजा ना हो जाए तो यहाँ भारत से भाग जाते हैं और वापस बुलाने पे आते नहीं हैं। तो विलफुली उनको भगौड़ा घोषित किया जाता है इकोनॉमिक ऑफेंड करने के बाद। ये एग्जाम्पल तौर पे नीरव मोदी हो गया, मेहुल चोकसी और माल्या। ठीक, ये चीज़ हो गई। और जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन भी आपका जो है रंजना देसाई इसके अध्यक्ष है, ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जस्टिस हैं, और इन्होंने कहा है कि हमने 16 जो है सीट यहाँ पे रिजर्व कर दी है, इसमें की जो है आपकी 9 जो है एसटी की हैं और 7 जो है वो एससी कमिटीज़ की। हालांकि ये 16 किस डिस्ट्रिक्ट में जो है किस निर्वाचन क्षेत्र में है रिजर्व सीटें ये अभी बताया नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने 6 सीटें बढ़ा दी हैं जम्मू में और 1 सीट बढ़ाई है कश्मीर में। और जो डेटा लिया है वो सेंसस 2011 का लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जिसमें उन्होंने कहा कि सेंसस जो स्टेटस कुआ बना हुआ है सेंसस 2011 के अनुसार उसी को रहने दो, उसमें कोई छेड़छाड़ मत करो। तो अगर ये कमीशन जिसने अभी अपना ड्राफ्ट या फिर मसौदा दिया है तो हो सकता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो जाए। ठीक, और ओवरऑल जो है अब यहाँ पे 87 सीटें नहीं जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में, जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा जो यूनियन टेरिटरी अब हो चुकी है उसका, तो अब यहाँ पे 90 सीटें हो गई है परिसीमन आयोग के अनुसार। डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो संवैधानिक बॉडी नहीं होती, जोर ध्यान रखना, एक वैधानिक बॉडी होती है। आर्टिकल नंबर 82 के अंतर्गत एक बार पढ़िएगा। ठीक, और स्टेट में है तो बताइए कौन सा आर्टिकल लगेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सेंसरशिप इन यूएई जो है अपना ऑयल से डिपेंडेंस हटा रहा है, बाकी कई सारी चीज़ों में उसने नए नए अच्छे जो है सेकुलर और काफ़ी ओपन ब्रॉड बेस्ड जो है रिफॉर्म लिए। उसमें एक रिफॉर्म ये भी है कि सेंसरशिप जो मूवीज़ पे होती है उसको हटा दिया है और एयर अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी मूवी में सेक्सुअल कंटेंट आता है तो बाकी कंट्रीज जैसे सब लोग करते हैं कि भाई लोग 18 के नीचे मत देखो भैया, 21 के नीचे मत देखो, तो मत देखो। तो जो लोग देख सकते हैं तो उनको तो देखने दो। अभी तो क्या होता था कि यूएई वाले पूरे सब कुछ जो है सीन विन काट देते थे, तो वो वाली चीज़ अभी जो है हटा दी। उन्होंने कहा कि जो एज अप्रोप्रिएट अब सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जो है पीछे अभी 4.5 दिन का अपना वीक कर दिया है जो कि वेस्टर्न एक वर्ल्ड कल्चर के जो है समान हो गया है। और इन्होंने जो है काफ़ी धर्म सेकुलर वाले जो है रिफॉर्म लिए हैं ताकि सभी लोग आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम हो। बस इसराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते किए हैं, ये भी हम लोगों ने पीछे टॉपिक पढ़ा भी था। गैब्रियल बोरिक जो है चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट और दुनिया में पॉलिटिकल लीडर्स में जो है यंगेस्ट जो है आपके पॉलिटिकल लीडर बन जाएंगे दुनिया में। चिली की जो है आपकी जो कैपिटल है वो है सैंटियागो, साउथ अमेरिका का ये कंट्री है। और इसके थ्रू जो है टच करते हुए कौन सी एक पर्वतशिला जाती है, रॉकी जाती है कि एंडीज जाती है, कमेंट करके आप लोग को बताना है। स्किल डेवलपमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, ध्यान रखना, उसके अंतर्गत 6 स्टेट आते हैं, उसमें 116 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उनमें जो भी माइग्रेंट्स हैं जो छोड़ के आ गए हैं कोविड-19 की वजह से अपनी जॉब और अभी रह रहे हैं, तो उनकी स्किल में इम्प्रूवमेंट कराया जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अभी बताया है। और भी वो कई सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है आपका वाटर जो एक सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है शेड्यूल, भारतीय संविधान के शेड्यूल 7 में। और ये शेड्यूल 7 किस आर्टिकल के अंतर्गत बना हुआ है, 246 के अंतर्गत
बना हुआ है। तो इसी साथ में आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं 22 दिसंबर का। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब कमेंट कराकर। और ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो 9650347272 पे आप लोग कॉल कर सकते हो। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।